गणपत कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया गणपत कुमार पंडित। आज फिजिक्स का 11वां चैप्टर लेके आया हूँ, तरंग। दोस्तों, इससे पहले हम फिजिक्स का 10 वीडियो जो है को अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज 11वां टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तरंग। तरंग को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक तरंग, दूसरा है आंतरिक तरंग। यांत्रिक तरंग की बात करते हैं, वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम में ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। यांत्रिक तरंग 2 भागों में बांटा गया है। पहला अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आंतरिक तरंग की बात करते हैं। आंतरिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। आंतरिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग वे ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंग निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुम्बकीय या आंतरिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग फोटॉन की बनी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण देख लेते हैं। यह उदासीन होती है, यह अनुप्रस्थ होती है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर लीजिएगा। तरंग गति की बात करते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला देखते हैं। तरंग गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति या गति की दिशा को जिस दिशा द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है। पहला कैथोड किरणें, दूसरा कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें, प्रसर तरंगें। तो इतना दोस्तों क्या नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है ही, कभी कभी ऑप्शन दे देता है, एक नहीं देता, दूसरा कुछ दे देता है, तो बोलता है कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आयाम की बात करते हैं। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम स्थिति की ओर की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंगदैर्ध्य की बात करते हैं। तरंग गति में समान काला में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं।
इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के श्रृंखला तथा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों तथा विलोनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहलाती है। सभी प्रकार के तरंग में तरंग की चाल, तरंगदैर्ध्य एवं आवर्ती के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवर्ती गुना तरंगदैर्ध्य या v बराबर n लैम्डा। चलिए प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग देख लेते हैं, इसका उपयोग देख लेते हैं कुछ। विद्युत चुम्बकीय तरंग पहला हो गया गामा किरणें। गामा किरणें की खोजकर्ता जो है पॉल बिलार्ड है। गामा किरणें का जो तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर होता है। गामा किरणें का जो आवर्ती परिसर यानी हर्ट्ज में होता है 10⁻20 से 10⁻18 तक। गामा किरणें का जो उपयोग होता है, इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अपक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। एक्स किरणें की बात करते हैं, इसके खोजकर्ता देखते हैं। एक्स किरणें की खोजकर्ता रॉटजन है। एक्स किरणें का जो है तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है 10⁻−10 मीटर से 10⁻−10 मीटर तक होता है। 10⁻10 मीटर से 10⁻−8 मीटर तक होता है। एक्स किरणें का आवर्ती परिसर जो होता है 10⁻18 से 10⁻16 तक होता है। एक्स किरणें का जो उपयोग होता है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। पराबैंगनी किरण की बात करते हैं। पराबैंगनी के खोजकर्ता है रिटर। पराबैंगनी का तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है 10⁻−8 मीटर से 10⁻−7 मीटर तक। पराबैंगनी का जो आवर्ती परिसर है हर्ट्ज में होता है 10⁻16 से 10⁻14 तक। पराबैंगनी का जो किरणें का जो उपयोग होता है सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण की खोजकर्ता जो है न्यूटन है। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर तक। दृश्य विकिरण का जो है आवर्ती परिसर जो होता है 10⁻14 से 10⁻12 तक। दृश्य विकिरण का जो है उपयोग जो होता है, इसमें हमें वस्तुएं क्या होता है दिखलाई पड़ती है। आवर्त विकिरण की बात करते हैं। आवर्त विकिरण का जो खोजकर्ता जो है हर्शेल है। इसका तरंगदैर्ध्य जो परिसर होता है 7.8 × 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 मीटर तक। आवर्त जो विकिरण जो होता है आवर्ती परिसर हर्ट्ज में होता है 10⁻12 से 10⁻10 तक। आवर्त विकिरण का जो होता है उपयोग जो होता है, ये विकिरण ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग की बात करते हैं। इसका जो खोजकर्ता जो है हेनरिक हर्ट्ज है। इसका जो परिसर होता है 10⁻−3 मीटर से 1 मीटर तक होता है। इसका आवर्ती परिसर जो होता है लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग का 10⁻10 से 10⁻8 तक। लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग का जो उपयोग होता है रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंग की बात करते हैं। इसकी जो खोजकर्ता दीर्घ रेडियो तरंग का है मार्कोनी है। इसका तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है
1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक। इसका आवर्ती परिसर जो होता है 10⁻⁶ से 10⁻⁴ तक। दीर्घ रेडियो तरंग का जो उपयोग होता है रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सॉरी दोस्तों, कुछ पॉइंट बच गया था, उसको भी क्लियर कर देते हैं। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंग सूक्ष्म तरंग कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।